तो बच्चों इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी पॉलीमर के जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो लगभग सारे ही हैं, ठीक। कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है वो देखेंगे। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाना, अगर आपने पॉलीमर नहीं पढ़ा है तो पॉलीमर का वीडियो वहां से देख लेना, पूरा एनसीईआरटी का वहां पे समझाया हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। ये क्वेश्चन का प्रिंट है हमारे पास, देखते हैं। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल। चलो, एनिमल, प्लांट और एनिमल, प्लांट की बात करें अगर और एनिमल की। ठीक, प्लांट में जो स्टोर होता है फूड वो स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल्स में, एनिमल में स्टोर होता है बच्चों ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक, ग्लाइकोजन क्या है? स्टार्च बना होता है दो कंपोनेंट से, आपका एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन ज्यादा है, एमाइलोज कम, ठीक है ना। चलो, अब ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च। क्या कहते हैं इसको? एनिमल स्टार्च। ठीक है, तो भाई ये बायोमोलिक्यूल वाला वीडियो जो है उसमें देख लेना, अच्छे से बताएं इसके बारे में। तो पूछा क्या है कि एनिमल्स में जो भी स्टोर होता है ग्लूकोज वो किस फॉर्म में, तो बता दें आपको, ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। ठीक, तो ग्लाइकोजन हो गया इसका आंसर। मतलब आंसर कौन सा गया? वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ आंसर गया। पहले का आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट, सॉरी फोर्थ। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक कौन सा पॉलीमर नहीं है? ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो थोड़ा सा जरा फोकस कर लिया करो नॉट पे। नॉट पे यहाँ बोल्ड किया आपके एनसीईआरटी में, नॉट को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो कौन सा एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है? देखिए, सोर्स के बेसिस पे जो पॉलीमर होते हैं वो तीन तरीके के। ठीक है, पहला नेचुरल, दूसरा सेमी सिंथेटिक और तीसरा सिंथेटिक। ठीक है, तो पूछा इसमें कि सेमी सिंथेटिक कौन सा नहीं है, या तो वो सिंथेटिक हो या तो वो नेचुरल हो। तो ऐसा आप पॉलीमर देख लीजिए चारों में जो सेमी सिंथेटिक नहीं है, मतलब या तो सिंथेटिक हो या तो नेचुरल हो। आइए, पहला क्या बोल रहा है? पहला आपका यहाँ लिखा है सिस पॉली आइसोप्रीन। आपको बता दें सिस पॉली आइसोप्रीन होता है बच्चों, ये होता है बच्चों नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन, और उसका पॉलीमर का होता है अरेंजमेंट सिस। इस वजह से सिस वर्ड यहाँ पे जोड़ा है, सिस ट्रांस वाला सिस। ठीक है, पॉली आइसोप्रीन मतलब आइसोप्रीन का पॉलीमर। तो पहला ही मिला आपको नेचुरल पॉलीमर, तो दूसरे का आंसर हो गया पहला। डिक्लेयर करने से पहले एक बार ऑप्शन बाकी भी पढ़ लेते हैं। दूसरा है सेलुलोज नाइट्रेट, ये रेयन होता है। सेलुलोज एसिटेट, ये भी फाइबर होता है। वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर एक इलास्टोमर होता है। ठीक है, तो ये आपका सेमी सिंथेटिक भी होता है। सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसिटेट भी सेमी सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, सेलुलोज को लेके उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो सेमी सिंथेटिक बाकी तीनों हैं। सिंथेटिक इन चारों ऑप्शन में कोई भी नहीं है, सेमी सिंथेटिक बाकी तीनों हैं, और नेचुरल कौन सा है? पहला। तो पूछा सेमी सिंथेटिक कौन सा नहीं है, तो भाई पहला आंसर इसका। ठीक, थर्ड पे चलते हैं। द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। बेटा ये इसमें कोई भी कंसेप्ट तो है नहीं ऐसा कुछ, तो आप इसमें जान लीजिए तीसरे का दूसरा है। क्यों दूसरा है देख लेते हैं एक बार। डेक्रॉन बोल रहा है, ऑर्लॉन बोल रहा है, पीवीसी और बेकलाइट। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का कमर्शियल नेम आपको बता दें ऑर्लॉन या एक्राइलैन ही होता है। ठीक है, आप देखिएगा वीडियो में समझाए हैं वहां पे। चलो, अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इनमें से कौन सा है? ठीक, पहला है जो बच्चों लिखा है यहाँ पे, वो है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या होता है? क्लोरोप्रीन से बनता है आपका नियोप्रीन। तो यहाँ पे पॉलीमर बना के रखा है पहले ऑप्शन में, यानी ये नियोप्रीन का स्ट्रक्चर है। क्या नियोप्रीन बायोडिग्रेडेबल होता है? बायोडिग्रेडेबल आपके एनसीईआरटी में केवल दो दिए हैं, कौन कौन से? पीएचबीवी एक दिया है
और एक जो लास्ट ईयर नीट में आया था 2019 में, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है, तो भाई पहला वाला तो आपका बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल नहीं है, ये सिंथेटिक रबर हो गई यानी नियोप्रीन हो गया। दूसरा दूसरा है आपका, देखिए ये एक्राइलोनाइट्राइल है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है, देख लीजिए रबर होता है। ठीक है, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगला, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगले ऑप्शन में देखिएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, एक ओ लगा है, फिर सी एच, फिर नीचे सी एच थ्री, फिर आगे एस्टर ग्रुप है, फिर यही है आपका पी एच बी वी। पी एच बी वी इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में है आपका नायलॉन 6 नायलॉन 6 इज अ फाइबर, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। इसका आंसर आपका तीसरा आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया आपका तीसरा। तीसरा इज पी एच बी वी, याद रखिएगा, उसका मोनोमर या स्ट्रक्चर बना के दिया है। स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, बायोडिग्रेडेबल होता है ये, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके कट कॉपी पेस्ट आ जाते हैं एग्जाम्पलर से। आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट किसका है इथाइलिन ग्लाइकोल? आइए, इथाइलिन ग्लाइकोल के आपके दो पॉलीमर दिए हुए हैं, एक तो दिया है टेरिलीन आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, और एक आपका दे रखा है आपका ग्लिप्टल। ठीक है, तो टेरिलीन और ग्लिप्टल दो दे रखा है। फिलहाल आइए देखते हैं, इन दोनों के ही मोनोमर क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों का मोनोमर होता है। अब पहचानिए कौन सा टेरिलीन या ग्लिप्टल है इसमें, ऑप्शन में देखिए। क्यों? क्योंकि पूछा है कि मोनोमर किसमें आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। आइए पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में देखना बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल ऊपर है ही, वहां पे कैसे पता चलेगा? ओ सी एच टू सी एच टू ओ और आगे सीओ दिया हुआ है, मतलब एक बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप देख लीजिए, इसको कहते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड हो गया। चलो, थैलिक एसिड के साथ जब हम मिलाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एंटी फ्रीज एजेंट भी होता है। ठीक है, चलिए, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया और इथाइलिक एसिड हो गया, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो जो बनता है पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, दैट इज ग्लिप्टल। ठीक है, तो बताइए, पूछा इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल में कौन सा है, तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है भाई, थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिमेंबर या याद करना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, आइए फिफ्थ का बेटा आंसर जाएगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Which of the following statement is not true about low density polythene? बोल रहा है लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में क्या सही नहीं है। आइए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन इफ बट है यहाँ पे, जरूर देखते हैं। लिखा है कि क्या लो डेंसिटी पॉलीथीन टफ नहीं होती? टफ, हार्ड नहीं होती? तो बेटा टफ और हार्ड होती है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। ठीक, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, हाईली ब्रांच भी होता है। हाईली ब्रांच है तभी तो लो डेंसिटी, ब्रांच बहुत ज्यादा है, दूर दूर है स्ट्रक्चर उसके, तभी तो क्या है लो डेंसिटी, नाम ही है लो डेंसिटी इसी वजह से। तो हाईली ब्रांच तो है, चौथा सही है। तीसरा पुअर कंडक्टर, भाई पॉलिथीन है तो पुअर कंडक्टर तो होगा ही होगा। हार्ड और टफ की बात करोगे अगर, तो आपको बता दें, हार्ड होता है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता। अगर आप देखिए कोई चीज की डेंसिटी अगर लो है तो वो उतना हार्ड तो होगा नहीं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लो डेंसिटी पॉलिथीन को हाई डेंसिटी पॉलिथीन से, लो डेंसिटी को हाई डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये उतना हार्ड नहीं होता, हार्ड और टफ उतना नहीं होता। तो अगर आप इसमें से एक आंसर लगाना ही है तो आप कह सकते हैं ये उतना हार्ड नहीं है, और एकदम एग्जैक्ट लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी है कि लो डेंसिटी पॉलिथीन हाई डेंसिटी से कम होता है हार्ड। ठीक है, हाई डेंसिटी ज्यादा हार्ड होता है। तो आंसर इसका चला गया बेटा सेकंड। ठीक, 6 का आपका सेकंड आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है
एक स्ट्रक्चर बना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये ब्रैकेट में जो लिखा है आप देख लीजिएगा बुक में अपने, इज अ पॉलीमर हैविंग मोनोमर यूनिट्स। क्या है इसकी मोनोमर यूनिट, डैश दिया हुआ है, पूछा है, चार ऑप्शन है आपके। देखिए अगर ऐसे स्ट्रक्चर को आप ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देख के कैसे निकालेंगे उसमें से मोनोमर यूनिट, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे आपको रैंडमली ABCD कुछ भी लिखा हो, XYZ कुछ भी हो भाई, उसमें से आप कैसे निकालेंगे कि मोनोमर यूनिट क्या हो सकती है। सबसे पहले उसमें देखिए कि कितने कार्बन है, कैसे अरेंज है, कितने कार्बन है और कैसे अरेंज है। इन सब में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, मतलब 8 कार्बन है इस टोटल, ठीक है। अब आप इसको बाइफरकेट करिए, दो पार्ट में तोड़ दीजिए, सिमेट्रिकल दो पार्ट में तोड़िए। आइए तोड़ते हैं। सिमेट्रिकल दो पार्ट में अगर तोड़े तो चार चार में आप तोड़ेंगे, देखिए चार इधर गए, चार इधर गए, गए। अब देखिए, अब ये जो एक यूनिट है, अगर आप इसको बार बार जोड़ते जाइए तो क्या ऐसा एंड टाइम में आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो क्या एक पॉलीमर नहीं बन जाएगा। मतलब कि ये हुआ एक मोनोमर यूनिट इस पॉलीमर का, ये मोनोमर यूनिट हुआ, यही रिपीट हो रहा है बार बार, यानी एन टाइम्स। तो मोनोमर यूनिट ये है, पूछा है इसका मोनोमर यूनिट। आइए इसी स्ट्रक्चर को पहचानते हैं चारों ऑप्शन में से। पहला, पहले ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चार कार्बन है। चलो ठीक है, चार कार्बन है भी, इधर भी हमने निकाला कि मोनोमर में चार कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में चार कार्बन है। दूसरे ऑप्शन में देखिएगा जरा, तीन ही कार्बन दिए हुआ है, तो तीसरा दूसरा तो गलत हुआ। तीसरे ऑप्शन में चलिएगा, तीसरे ऑप्शन में कुछ ट्रांस मैनर में एक ब्यूटूइन बना हुआ है, चार कार्बन है इसमें। तो आपके तीसरे ऑप्शन में चार कार्बन है, आपके मोनोमर में भी यहाँ चार है, और पहले और तीसरे ऑप्शन में भी चार आ रहा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन में अगर देखोगे बेटा तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना है। इस स्ट्रक्चर में बताओ टोटल कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छह। बताओ छह कार्बन वाला आ रहा है क्या हमारा मोनोमर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो भाई क्या हुआ इसका आंसर, ये हो नहीं सकता, ये तीन कार्बन वाला हो नहीं सकता, मतलब या तो इसका आंसर ए है या तो इसका आंसर सी है। अब ए और सी दोनों ही स्ट्रक्चर को लेंगे और पॉलीमराइज करा के देखेंगे कि कौन सा ये पॉलीमर देगा। चलो पहला वाला देखते हैं। तो पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा स्ट्रक्चर देख के ही डर जाते हैं, बच्चों इससे आसान कुछ नहीं होता। यहाँ टर्मिनल पे एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ये ऊपर एक कार्बन, ये इधर एक कार्बन, ठीक है ना। चलो ये चार कार्बन है पहले ऑप्शन में। ये इसको पॉलीमराइज कराते हैं। पॉलीमराइज जब भी होता है तो आपको रिएक्टिव साइट खोजनी होती है, किससे जोड़ना है। रिएक्टिव साइट कहाँ है, देखिए रिएक्टिव साइट वो होती है जहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप हो या फिर अनसैचुरेशन हो। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, रिएक्टिव साइट खोज रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है यहाँ पे, एक अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन रिएक्टिव साइट हो गई। यहाँ से अगर आप फ्री रेडिकल बना दीजिए इस बॉन्ड को तोड़ के, फ्री रेडिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके मैकेनिज्म में, आपके कोर्स में केवल एक ही मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। तो आइए फ्री रेडिकल करके देखते हैं। ये बॉन्ड तोड़े आप, दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, तो इसका एक बॉन्ड खाली होगा और इसका भी एक बॉन्ड खाली होगा। क्या ये अगर मॉलिक्यूल हम पहले वाले ऑप्शन वाले मॉलिक्यूल को एन टाइम्स ले लें और जोड़ते जाएं तो बताइए इसी का एन का रिपीटेशन बनेगा कि नहीं। और यही कंपाउंड है शायद, देखिए दिख रहा है। तो ये किससे मिला आपको, ये वाला स्ट्रक्चर पहले वाले से मिला, यानी पहला आंसर। तीसरा क्यों नहीं है, आइए तीसरे पे भी देख लेते हैं बना के। तीसरा अगर आप देखेंगे तो सी डबल बॉन्ड सी एच, इधर सी इधर एच, मतलब एक ट्रांस मैनर में दिया हुआ है। चलिए ट्रांस मैनर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रिएक्टिव साइट होता है, तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो इन दोनों का बॉन्ड फ्री हो रहा है, मतलब ये यहाँ से रिपीट होगा। बताइएगा अगर ये पॉलीमर बनेगा, ऐसा कुछ पॉलीमर बनेगा, तो क्या ये है वो पॉलीमर, देखिए देखिए, नहीं आया। तो भाई ये मोनोमर यूनिट दिख रही है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखेंगे आप तो एक कार्बन है जिससे दो मिथाइल लगा और एक कार्बन है जिससे एक भी नहीं लगा। यहाँ देखिएगा, इस कार्बन से एक मिथाइल लगा है, एक एच लगा है, इस कार्बन से एक मिथाइल लगा है, एक एच लगा है।
क्या ये स्ट्रक्चर सेम है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक कार्बन से 2 CH3 लगा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ आ रहा है कार्बन से 2 CH3। देखिए CH3 तो है भाई। ठीक है, तो पहला आंसर तीसरा नहीं है, यानी कि सेवेंथ का आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? मोनोमर यूनिट कैसे निकालेंगे, रिएक्टिव साइट क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप का एंड टर्मिनल या अनसैचुरेशन का डबल बॉन्ड। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Which of the following polymer can be formed by using the following monomer? मोनोमर क्या बना रखा है बच्चों, देखते हैं। NH। कुछ बच्चे इसको देखते ही बता देंगे कि सर ये तो कैप्रोलैक्टम है। ठीक है, बिल्कुल सही, यही कैप्रोलैक्टम है। और कैप्रोलैक्टम से आपके एनसीईआरटी में केवल एक ही पॉलीमर दिया है, कौन सा? नायलॉन 6। वो कैसे बनता है? इसकी हाइड्रोलिसिस करा के 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, अमाइड ग्रुप है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक, इसे कहते हैं कैप्रोलैक्टम। ठीक है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेट्रो एटम इसमें नाइट्रोजन है। ठीक, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, इससे बनता है पॉलीमर। इसको सबसे पहले हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर से, हाइड्रेट करते हैं, ये बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक है, वाटर जोड़ते हैं, वाटर जोड़ने के बाद ये ओपन, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ओपन चेन हो जाएगा। ओपन चेन में अमीनो कैप्रोइक एसिड बन चुका होता है, जो बनता है उसको क्या कहते हैं? अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक, उसको एन टाइम्स पॉलीमराइज कराते हैं, तो जो हमें मिलता है उसमें 6 कार्बन की रिपीटिंग यूनिट होती है। इस वजह से उस पॉलीमर को कहते हैं हम क्या? नायलॉन 6। तो भी नायलॉन 6 किससे बनता है? अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट? इस मोनोमर यूनिट से क्या बनता है? तो नायलॉन 6 ऑप्शन में देख लीजिए, एकदम सिंपल है, आंसर आ गया इसका 4। ठीक है, तो चलते हैं बेटा 8th के बाद आपके 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन पे हेडिंग है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 2 लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इसके। चलिए, लिखा है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नीड एटलीस्ट 1 डाई इन मोनोमर फॉर देयर प्रिपरेशन? ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसमें कम से कम एक डाई इन मोनोमर की जरूरत पड़ती ही है? चलिए पहले पे चलते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है इसमें डेक्रोन। व्हाट इज डेक्रोन? डेक्रोन को आप टेरिलीन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये टेरिलीन या डेक्रोन बनता किससे? इथाइलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक एसिड। टेरिप्थेलिक एसिड समझते हैं, 1 और 4 पर, 1 और 4 पर लगा हुआ आपका COOH। तो ये आपका हो गया टेरिप्थेलिक एसिड, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल, इन दोनों को मिलाने से जो पॉलीमर बनता है, कंडेंस कराने के बाद जो पॉलीमर बनता है, दैट इज कॉल्ड डेक्रोन और टेरिलीन। ठीक है, तो भाई क्या इसमें कहीं भी डाई इन यूज हुआ? एकदम नहीं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन लिखा है ब्यूना एस। ब्यूना एस बनता है बच्चों ब्यूटा 1,3 डाई इन से और आपका स्टाइरीन से। ठीक, एस फॉर स्टाइरीन है। ठीक है, चलिए, तो ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरीन से मिलके अगर बन रहा है, तो देखिए कम से कम इसमें एक डाई इन आया। पूछा है किस में आता है एक डाइन, तो सेकंड ऑप्शन में डाई इन आ रहा है, यानी कि सेकंड आंसर तो हो ही गया। आइए, एक से ज्यादा सही है तो और देख लेते हैं। आगे लिखा है नियोप्रीन। नियोप्रीन बच्चों होता है सिंथेटिक रबर, और सिंथेटिक रबर बनता है किससे? क्लोरोप्रीन से। और क्लोरोप्रीन किससे बनता है? क्लोरोप्रीन में अगर आप देखेंगे तो क्लोरोप्रीन का मोनोमर होता है ब्यूटाडाइइन प्लस HCl। तो ब्यूटाडाइइन प्लस HCl, उसमें भी आ गया ना एक डाइइन, मतलब कि थर्ड भी इसका आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, क्या पता फोर्थ भी हो, देख लेते हैं। लिखा नेवोलैक। नेवोलैक ये क्या है? नेवोलैक बनता है कंडेंसेशन पॉलीमर से। कंडेंसेशन पॉलीमर किसका? फिनॉल। फिनॉल तो जानते ही है, प्लस अल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड आप मिलाते हैं, तो इन दोनों को मिलाने से जो बनता है दैट इज कॉल्ड नेवोलैक। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फर्दर हीट करके इनफ्यूजिबल मास बनाते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, तो बेकलाइट बनता है। ठीक है,
नेवोलैक से फर्दर बेकलाइट बनता है। तो इसमें भी कहीं भी डाई इन नहीं यूज हो रहा है, तो फोर्थ भी आंसर नहीं है, मतलब नाइन्थ का आंसर क्या हो गया, 2 और 3। टेंथ पे चलते हैं बच्चों। टेंथ क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये चार मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हमने आपको बताए थे चार पॉलीमर होते हैं। ठीक, क्या है, पहला लिखा है हेविली ब्रांच क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये हेविली ब्रांच होता है, क्रॉस लिंक होता है, तो थर्मो सेटिंग आपको बता दें हेविली ब्रांच होता है। ठीक, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहला इसका आंसर हो गया। ठीक, आइए और देख लेते हैं। लीनियर स्लाइटली ब्रांच नहीं, लॉन्ग चेन नहीं है, ठीक है, हेविली ब्रांच होता है, क्रॉस लिंक होता है। ठीक, क्रॉस लिंक होता है जिसकी वजह से ये इनफ्यूजिबल हो जाता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता है या रीशेप नहीं होता है। ठीक, तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, बिकम इनफ्यूजिबल और मोल्डिंग एंड सो कैन नॉट बी रीयूज्ड, बिल्कुल सही। थर्मोप्लास्टिक को आप रीयूज कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग को कभी भी रीयूज नहीं किया जा सकता, तो तीसरा भी सही है। फोर्थ पढ़ते हैं, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग कैन बी रीयूज्ड, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी है, तो टेंथ का आंसर हो गया आपका 1 और 3। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक को रीयूज किया जा सकता है, तो आपको बता दें 11th का टेफ्लॉन तो है ही। देखो बच्चों, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, फिर भी इंपॉर्टेंट है अगर आपके एनसीईआरटी में दे दिया तो। टेफ्लॉन बिल्कुल सही, नेचुरल रबर रीयूज नहीं हो सकता, नियोप्रीन बिल्कुल नहीं, सिंथेटिक भी नहीं, ये इलास्टोमर होते हैं भाई, ठीक है। चलो, पॉलीस्टाइरीन का क्या है, पॉलीस्टाइरीन रीयूज आप कर सकते हैं और ये थर्मोप्लास्टिक ही होता है, यानी इसका 1 और 4 चला गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर यूज्ड एज फाइबर, फाइबर के तरीके से कौन यूज होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन होता है टेफ्लॉन, ये फाइबर नहीं बल्कि ये नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने में यूज होता है, ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा, पॉलीक्लोरोप्रीन, इसी को कहते हैं नियोप्रीन, ये तो सिंथेटिक रबर होता है, ठीक, टायर वगैरह बनाने में यूज होता है। नियोप्रीन हार्ड रबर में यूज होता है, टायर में वल्कनाइज होता है, ठीक है। तीसरा है आपका नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन बेटा ये फाइबर होता है, नायलॉन एक फाइबर होता है, ठीक। अगला, अगला बेटा टेरिलीन, टेरिलीन भी फाइबर होता है, टेरिलीन डेक्रॉन जो भी देख रहे थे, तो फोर्थ भी इसका आंसर होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर वो होते हैं जिसमें अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है, ठीक। आइए देखते हैं, नायलॉन होता है बेटा कंडेंसेशन, पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी कंडेंसेशन होता है। ऑर्लॉन, ऑर्लॉन होता है बेटा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में डबल बॉन्ड होता है जो कि एक एडिशन पॉलीमर होता है, यानी तीसरा हो गया था, डीन का क्या हो गया, तीसरा। अगला, फोर्थ ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन भी क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन आपका एडिशन पॉलीमर ही होता है, पॉलीस्टाइरीन यहाँ पे बनाया था ना अभी, जो स्टाइरीन के जुड़ने से बनता है दैट इज पॉलीस्टाइरीन, यूनाइन से। तो ये आपका तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। कंडेंसेशन कौन है, कंडेंसेशन वो होते हैं जिनके टर्मिनल पे दो या दो से ज्यादा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या सेम फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी मोनोमर यूनिट जिनमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल्स पे, वो देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आपको मोनोमर याद है अगर, तो आप देख सकते हैं कि कौन से किस किस मोनोमर पे टर्मिनल पे आपके फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। आइए, तो बोल रहा है बेकलाइट, पहला ऑप्शन बिल्कुल बेकलाइट होता है बेटा, अभी आपको बताया फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, कंडेंसेशन में बाई प्रोडक्ट निकलता है, इन दोनों के जुड़ने से बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, तो बेटा ये आपका पहला तो चला ही गया, क्योंकि बेकलाइट बनता है नेवोलैक से और नेवोलैक बनता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है, उसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक। आइए चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन है टेफ्लॉन,
टेफ्लॉन आपका एडिशन पॉलीमर होता है जो कि बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन में कहलाता है और CF2 डबल बॉन्ड CF2 से बनता है, ठीक है, तो वो एडिशन। तीसरा आपका ब्यूटाइल रबर, ब्यूटाइल रबर भी बेटा एडिशन पॉलीमर होता है, ठीक। फोर्थ है आपका मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिससे बनता है मेलमैक, बेटा ये होता है कंडेंसेशन, तो फोर्थ हुआ कंडेंसेशन, फर्स्ट और फोर्थ हुआ 14 का आंसर। 15 पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग मोनोमर्स फॉर्म बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ऐसे कौन से मोनोमर हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं? तो हमने आपको बताया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपके दो ही दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, नायलॉन 2 नायलॉन 6 और पीएचबीवी, दोनों के मोनोमर के स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बने हैं, ठीक। चलिए, तो पहला ऑप्शन दिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, बेटा इसी से बनता है पीएचबीवी, तो पहला तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, बस इन्हीं से बनता है नायलॉन 2 नायलॉन 6, तो दूसरा भी हो गया, दूसरा भी बायोडिग्रेडेबल आया। अगला पढ़ लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, तो बेटा आपको बताए थे कि ये दोनों जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं ग्लिप्टल। चलिए, अगला है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 बनाता है जो कि एक फाइबर होता है, तो पहला और दूसरा बायोडिग्रेडेबल है, तीसरा चौथा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। Which of the following are example of synthetic rubber? Synthetic rubber, man-made rubber, artificial rubber। तो पॉलीक्लोरोप्रीन को नियोप्रीन कहते हैं, नियोप्रीन होता है आर्टिफिशियल रबर, यानी 16 का पहला, ठीक। सेकंड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, बेटा ये सिंथेटिक रबर नहीं है, पैन, ठीक है, और लॉन। अगला है तीसरा ब्यूना एन, ब्यूना एन होता है बेटा सिंथेटिक रबर, यानी कि ये हो गया आपका तीसरा भी हो गया रबर। सिस पॉलीआइसोप्रीन, सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है नेचुरल रबर, ठीक है, तो नेचुरल रबर नहीं सिंथेटिक पूछा क्वेश्चन में, फोर्थ नहीं हुआ। 17 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following polymer can have strong intermolecular force, ठीक, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होगा? आइए, पहला है नायलॉन, नायलॉन बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो थ्रेड लाइक होगा वो काफी डेंस होगा, और जो डेंस होगा उसमें अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो 17 का पहला हो गया। दूसरा है पॉलीस्टाइरीन, ये बिल्कुल नहीं होता, रबर इलास्टोमर होता है। फोर्थ हो गया आपका पॉलिस्टर, पॉलिस्टर में बेटा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी आप मान सकते हैं क्या कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस लेवल पे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जबकि आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो वहां उतनी, देखिए स्ट्रॉन्ग तो है नहीं वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक में ही आता है, लेकिन अगर आप इस लेवल की बात करेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो वहां पे क्या होता है, जो भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है उनमें सबसे सबसे ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलिए आगे, आगे हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18, 18 पे चलते हैं। Which of the following polymer have vinylic monomer unit? Vinylic monomer unit, विनाइलिक जानते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन को आप विनाइल कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर किन किन मोनोमर्स में प्रेजेंट है, आइए देखते हैं। पहला है एक्राइलैन, एक्राइलैन यानी ऑर्लॉन। चलिए तो देखते हैं, ये हो गया आपका एक्राइलैन, इसको जब पॉलीमराइज कराएगा तो क्या बनेगा, एक्राइलैन या ऑर्लॉन। चलिए अगला है दूसरा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन बनता है बेटा स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से, स्टाइरीन ये होता है। अगला देखेंगे आप, लिखा है नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन बनता है बेटा हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडपिक एसिड से, तो ना ही एडपिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, ना ही हेक्सामेथिलीन डाइअमीन में, तो तीसरे में बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, डबल बॉन्डेड नहीं मतलब विनाइलिक नहीं है, विनाइलिक पूछा है। फोर्थ बोल रहा है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में देखते हैं जरा, टेफ्लॉन बनता है बेटा CF2 डबल बॉन्ड CF2 से, तो बेटा इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो विनाइलिक यूनिट है। यहाँ देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, विनाइलिक यूनिट है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, विनाइलिक यूनिट है, लेकिन क्या इसमें है नायलॉन 6 में, नायलॉन 6 में कहीं भी नायलॉन, केवल नायलॉन बोला ना। चलिए नायलॉन चाहे जैसा भी ले लीजिए पॉलीअमाइड होता है,
तो नायलॉन कैसा भी होगा उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कोई भी मोनोमर यूनिट नहीं होता बेटा, इस वजह से तीसरा आंसर नहीं जा सकता इसका, पहला दूसरा और चौथा। चौथे में क्यों? क्योंकि उसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है। ठीक, तो 18 का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। 19 पे चलते हैं। वल्कनाइजेशन मेक रबर। वल्कनाइजेशन से रबर कैसी हो जाती है? वल्कनाइजेशन क्या था? जब हम किसी नेचुरल रबर में से नेचुरल रबर को और हार्ड कर दें, ठीक है, उसमें क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस करा के, किसके क्रॉस लिंक? सल्फर के क्रॉस लिंक, ठीक है, ताकि वो हार्ड हो जाए, नॉन रिएक्टिव हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का उन पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, इसलिए वल्कनाइजेशन कराते हैं। और वल्कनाइजेशन वाले रबर से आप क्या बनाते हैं? टायर वगैरह, ठीक है। आइए, तो पहला लिखा है मोर इलास्टिक, हाँ वल्कनाइजेशन से इलास्टिक हो जाती है, तो ये पहला हो गया, ऑप्शन सही है। दूसरा लिखा है सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्या कोई इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि H2SO4 वगैरह क्या इन पे वर्क करता है? बिल्कुल भी नहीं वर्क करता। ठीक, तीसरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन नहीं, क्रिस्टलाइन रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता रबर का, तो तीसरा तो गलत है। फोर्थ देखते हैं, मोर स्टिफ, मोर हार्ड, हाँ मोर हार्ड हो जाती है नेचुरल रबर के कंपैरिजन। तो 19 का 1 और 4। ठीक, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, और अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक, फिलहाल यहीं तक है पॉलीमर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसमें देखिएगा मेडिकल के जो बच्चे हैं उसमें थोड़ा सा मोर देन वन करेक्ट वालों को बहुत ज्यादा वैल्यू मत दीजिए, ठीक है, जो आपका ओनली सिंगल करेक्ट वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है।